नमस्कार बच्चों, सिद्धार्थ शिक्षा सदन सोयूत रोड द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं आपका संस्कृत का टीचर गोविंद चौहान हूं। हम लोगों ने हमारा तीसरा पाठ स्वावलंबनम जो है उसका अध्ययन किया था। आज हम उसके प्रश्नोत्तर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो आपका प्रश्न है उसमें लिखा हुआ है उच्चारणम कुरुत, यानी इनका उच्चारण करना है। यहाँ पर आपको 20 जो है 20 क्या सही, यहाँ पर कुछ संख्या शब्द दे रखे आपको, उनका आपको उच्चारण करना है। ठीक है, मुझे लगा शायद लाइन से गिनती होगी, लेकिन लाइन से गिनती नहीं है, संख्या शब्द दे रखे हैं, वो आपको देखने हैं। तो सबसे पहले है विंशति। विंशति का अर्थ है 20। फिर है त्रिंशत। त्रिंशत का अर्थ होता है 30। फिर है चत्वारिंशत, इसका अर्थ होता है 40। फिर द्वाविंशति, इसका अर्थ है 22। द्वात्रिंशत, इसका अर्थ होता है 32। द्विचत्वारिशत, इसका अर्थ होता है 42। फिर देखिए चतुर्विंशति यानी 24। पंचविंशति यानी 25। अष्टाविंशति यानी 28। नवविंशति यानी 29। त्रयस्त्रिंशत यानी 33। चतुस्त्रिंशत यानी 34। अष्टात्रिंशत यानी 38 और नवत्रिंशत यानी 39। फिर देखिए त्रयश्चत्वारिशत यानी 43। चतुश्चत्वारिशत यानी 44। सप्तचत्वारिशत यानी 47 और पंचाशत का अर्थ होता है 50। तो ये संख्यावाची शब्द है जो आपको लिखने हैं। आपका होमवर्क में भी यही होगा साथ में कि आप जब ये शब्द लिखो तो साथ में आपको, जैसे विंशति है तो इसका मैंने जो बताया कि 20 बताया तो 20 लिखना है। द्वाविंशति 22 बताया तो 22 लिखना है। चतुर्विंशति है तो 24 बताया 24 लिखना है। तो इस प्रकार से आपको ये भी लिखना है। आगे देखिए आपका अगला सवाल। अधोलिखित नाम प्रश्न नाम उत्तरानी लिखत। निम्न नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आपको इसके पूरे उत्तर लिखने हैं। मैंने जो प्रश्नवाची शब्द है उसके नीचे अंडरलाइन कर दिया, तो आप उसको पूरा उत्तर लिखेंगे उसका। देखिए पहला प्रश्न है कस्य भवने सर्व विधानी सुख साधनानि आसन। किसके घर पर सभी प्रकार के सुख साधन थे। तो हमने दो दोस्तों की कहानी पढ़ी थी, एक था श्रीकंठ, दूसरा कृष्णमूर्ति। तो श्रीकंठ था, उसका परिवार बहुत ही बड़ा परिवार था, अच्छा परिवार था और उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। तो उनके घर पे सर्व विधानी सुख साधनानि आसन, यानी उनके घर पे थी सभी प्रकार के सुख साधन। तो कस्य की जगह हम लिख देंगे श्रीकंठस्य। तो लिखेंगे श्रीकंठस्य भवने सर्व विधानी सुख साधनानि आसन। फिर दूसरा है, यहाँ मैं अंडरलाइन किया मैंने, कस्य के नीचे ये प्रश्नवाचक शब्द है। कस्य गृहे को अपनी भृत्य नास्ति। किसके घर पर कोई भी नौकर नहीं था। तो किसके घर पर नहीं था? कृष्णमूर्ति के घर पे, क्योंकि कृष्णमूर्ति इकारांत शब्द है। कृष्णमूर्ति में देखिए मूर्ति, तो ती के अंदर ई की मात्रा आ रही, इकारांत शब्द है, इसलिए इसका शब्द रूप अलग तरह से चलता है। तो इसकी षष्ठी विभक्ति जो होगी एक वचन, वो होगा कृष्ण मूर्ते है। कृष्ण मूर्ते है, तो आप लिखेंगे कृष्ण मूर्ते है गृहे को अपि भृत्य नास्ति। तो इस प्रकार से इसका उत्तर लिखोगे। फिर देखिए तीसरा प्रश्न, श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्। श्रीकंठ का आतिथ्य किसने किया था? श्रीकंठ जब कृष्णमूर्ति के घर पे गया था तो उसका आतिथ्य सत्कार किसने किया था? तो कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने। तो यहाँ मैंने उत्तर लिखा इसका, कृष्णमूर्ति ही तस्य पितरौ च। यहाँ पितरौ लिखा हुआ है ना, पितरौ जो शब्द है इसका अगर हम समास वगैरह करें, इसके अंदर समास है, तो माता च पिता च होगा। क्या होगा? माता च पिता च। पितरौ में आप ये मत समझना कि पिता के बारे में लिखा सिर्फ ओनली। पितरौ में द्विवचन शब्द है, और द्विवचन शब्द होता है तो यहाँ पर द्विवचन है तो दो पिता तो होते नहीं है। तो यहाँ पर एक द्वंद्व समास है जिसको बोलते हैं एक शेष द्वंद्व। आप 7वीं क्लास में हो, आपको समझना चाहिए इस चीज़ को। समास जो है उसमें एक शेष द्वंद्व नाम का एक समास होता है, जिसमें ऐसे शब्द जिनको हमेशा साथ में बोला जाता है, तो उनमें से किसी एक शब्द को लेकर उसके अंदर द्विवचन लगा दिया जाता है, तो फिर बाद में उनको दोनों शब्द बोल सकते हैं हम, जैसे भाई बहन, माता पिता, इस प्रकार से। तो यहाँ माता पिता शब्द है ना, उसमें मैंने द्विवचन लगा दिया किसी एक शब्द में, तो पितरों में लगा दिया, इसका अर्थ है माता और पिता। तो कृष्ण मूर्ति और उनके माता पिता ने उनका आतिथ्य किया था।
तो के की जगह आप लिखेंगे कृष्ण मूर्ति तस्य पितरौ च अकुर्वन्। फिर अगला प्रश्न है सर्वदा कुत्र सुखम, हमेशा सुख कहाँ पर है? तो लिखा हुआ है स्वावलंबने, एक ही मात्रा है न के ऊपर, स्वावलंबने। तो आप लिखोगे सर्वदा स्वावलंबने सुखम, यानी हमेशा स्वावलंबन में ही सुख है। फिर देखिए अंग श्रीकंठः कृष्ण मूर्ते है गृहम कदा आगच्छन्त, श्रीकंठ जो है वो कृष्ण मूर्ति के घर पे कब गए थे? तो वहाँ पे समय लिखा हुआ था प्रातः 9 वादने, यानी सुबह 9 बजे जो है वह उसके घर पे गए थे, तो प्रातः 9 वादने। फिर देखिए च प्रश्न कृष्ण मूर्ति है कति कर्म करा सकती। अब वैसे तो कृष्ण मूर्ति के घर पे कोई भी नौकर नहीं था, लेकिन कृष्ण मूर्ति ने कहा था कि मेरे 8 नौकर हैं, और उसने बताया था कि मेरे दोनों कान, दोनों आंखें, ठीक है, मेरे हाथ और मेरे पैर, तो ये मेरे जो है वो 8 नौकर है। तो इसलिए हम लिखेंगे अष्टः, यानी कृष्ण मूर्ति के 8 नौकर थे। अगला देखते हैं अगला सवाल। चित्राणि गणित्वा तदद्ध संख्यावाचक शब्दम लिखत, चित्रों को गिनकर जो है वह संख्यावाचक शब्द लिखने हैं। तो देखिए आपका जो पहला चित्र है उसमें देखिए आपको 1 2 3 4 5 6, तो 6 12 और 18, तो टोटल 18 चीज़ें हैं। तो 18 को संस्कृत में बोलते हैं अष्टादश। फिर देखिए दूसरा सवाल, उसमें देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7, 7 14 और 21, तो देखिए कि हम एक विंशति, 21 को क्या कहते हैं? एक विंशति। आगे देखिए यहाँ पे देखिए आप 1 2 3 4 5, तो 5, उसके बाद 10 और ये 15, 15 को कहेंगे पंचदश। फिर देखिए मोमबत्तियाँ हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 है, 12 को 12, उसके बाद 24 और 36, तो देखिए कि हम 63, 36 को बोलते हैं 63। उसके बाद देखिए आगे कैची है, ठीक है, तो उसको 1 2 3 4 5 6, तो 6 12 18 और 24, तो लिखेंगे हम चतुर्विंशति। 24 को संस्कृत में कहते हैं चतुर्विंशति। फिर देखिए पत्ते हैं, पत्ते कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11, उसके बाद 22 और 33, तो 33 को संस्कृत में कहेंगे त्रयस्त्रिंशत्, त्रयस्त्रिंशत्, ये स है बीच में और त्रिंशत् शब्द लिखा हुआ है। आगे देखिए अगला सवाल, मंजूषात अंका नाम कृते पदानि चिनुत, मंजूषात ये जो दे रखे हैं इनमें अंकों के लिए हमको पद चुनकर लिखने हैं। तो यहाँ पर अंक दे रखे हैं तो हमको शब्द लिखने हैं उनके, ये सारे अंक दे रखे हैं, पीछे भी और हैं। पहले देखते हैं मंजूषा, मंजूषा यानी ये जो उदाहरण दे रखे हैं वो देखते हैं। तो उदाहरणों में क्या क्या लिखा हुआ है? चत्वारिंशत् यानी 40, सप्तविंशति 27, एकत्रिंशत् 31, 50 50, अष्टाविंशति 28, 63 30 और चतुर्विंशति यानी 24। तो देखिए सबसे पहले है 28, तो 28 को कहेंगे हम अष्टात्रिंशति, अष्टाविंशति। फिर देखिए 27, 27 को बोलेंगे सप्तविंशति। फिर है 30, 30 को कहते हैं त्रिंशत्। फिर है 31, उसको बोलेंगे एक त्रिंशत्। आगे देखिए फिर है 24, 24 को बोलेंगे चतुर्विंशति। फिर है 40, जिसको बोलेंगे चत्वारिंशत्। और है फिर 50, जिसको बोलेंगे पंचाशत्। अब देखिए आपका अगला 5वां सवाल, चित्र दृष्ट्वा मंजूषात पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रच्यत, चित्र को देखकर मंजूषा में दिए गए पद चुनने हैं और हमें वाक्य बनाने हैं। तो यहाँ पर आपके सामने किसान के 3 चित्र दे रखे हैं, 3 चित्र हैं यहाँ पर अलग अलग, जिसपे पहला चित्र है उसमें एक किसान है जो कि क्या कर रहा है, हल जोत रहा है, खेती कर रहा है यहाँ पर। फिर दो किसान है वह यहाँ पे खोद रहे हैं कुछ, और फिर बाद में 3 किसान है वो धान रोप रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे शब्द दे रखे हैं, पहले दिखा हुआ है कृषका, फिर कृषकौ, फिर एते, फिर धान्यम, एसह कृषकः, एताओ क्षेत्रम, कर्षति, कुरुतः, खनन कार्यम और रोपयंती, ये सब दे रखे हैं। तो हमें क्या करना है कि पहले में एक किसान है
तो हमको सारे एक वचन वाले शब्द अलग लिख देने हैं। फिर बाद में 2 किसान हैं तो द्विवचन वाले, और फिर बाद में बहुत सारे किसान हैं तो बहुवचन वाले शब्द हमको लिख देने हैं। तो देखिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर उदाहरण देख के उसके हिसाब से ये किया। सबसे पहले लिखा एसह कृषकः क्षेत्रम कर्षति। यह कृषक जो है वह खेत जोत रहा है। खेत क्या कर रहा है? जोत रहा है। तो पहला हम देखिए, आप बिल्कुल यहाँ पर एक वचन लिया मैंने, एसह कृषकः क्षेत्रम और कर्षति, ये सारे एक वचन है। दूसरे में मैंने लिया है द्विवचन वाले सारे शब्द। तो एसह के बाद आता है एताव, तो एताव कृषकाओं में भी द्विवचन है। खनन कार्यम और कुरुतः, तो अतः जुड़ा हुआ है, कुरुतः, तो ये द्विवचन हो गया। तो 2 जो किसान है वह क्या कर रहे हैं? खनन कार्य, यानी खेत को खोद रहे हैं। फिर है तीसरे में देखिए आप एते, तो देखिए एसह एताव एते, तो एते शब्द बहुवचन हो गया, कृषकः भी बहुवचन हो गया, धान्यम रोपयन्ति, अंति जुड़ा हुआ है। तो यह जो बाद में सारे किसान है वह धान रोप रहे हैं, तो यह बहुवचन वाले शब्द हो गए। तो एते कृषकः धान्यम रोपयन्ति। आगे देखिए छठा सवाल। छठे सवाल में आपके सामने है कुछ समयवाचक शब्द है, उनको लिखने हैं हमको। तो ये टॉपिक जब हमने व्याकरण का अध्ययन किया था 1 महीने पहले, तब हमने पढ़ा था। उसमें मैंने आपको बताया था समय कैसे लिखते हैं। यहाँ पे देखिए समयवाचक शब्द लिखना है हमको। उदाहरण दे रखा है सबसे पहले 10:30 का, जिसको बोलते हैं सार्धद्वादशवादनम। ये गलत लिखा है बच्चों, यहाँ पे देखिए किताब ने भी गलती की है। उदाहरण दे रखा है 10:30 का, तो यहाँ पर सार्धद्वादश नहीं है, द्वा को हटा देंगे आप, ये किताब ने गलत लिखा हुआ है, ठीक है। द्वादश नहीं, यहाँ पर सार्धदशवादनम ऐसे लिखना आपको। किताब ने गलती कर रखी है, आप गलती नहीं करेंगे, मैंने बता दिया आपको। अब देखिए 7 बजे, तो 7 को बोलते हैं सप्त, और वादनम मैंने आपको पहले बताया था कि जब 1:30 होता है तो 1:30 को बोलते हैं सार्ध, 1:30 को क्या बोलते हैं? सार्ध। और उसके बाद में पहले 7 लिख देंगे, उसके बाद जो भी टाइम हुआ है वह लिख देंगे। तो 7 बजे तो सप्तवादनम। अब देखिए वैसे तो इसको 2:30 बोलते हैं, लेकिन 2:30, 2:30, तो सार्ध द्विवादनम। 11 बजे हैं तो एकादशवादनम। 4:30 बजे हैं तो सार्ध चतुर्वादनम। 1:30 बजे हैं जिसको बोलते हैं 1:30, तो सार्ध एकवादनम। यहाँ मैंने संधि कर दी है, सार्ध एक लिख दिया है, यहाँ वृद्धि संधि करके सार्धिक वादनम लिख दिया मैंने। फिर देखिए 5 बजे है तो पंचवादनम। 3:30 बजे तो सार्ध त्रयवादनम। 9 बजे है तो नववादनम। 12:30 बजे तो सार्ध द्वादशवादनम। 8 बजे हैं तो अष्टवादनम, और 7:30 बजे तो सार्ध सप्तवादनम। तो इस प्रकार से हम लिख देंगे। अगला सवाल देखते हैं। 7वां सवाल देखिए आप। मंजूषात पदानी चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी यहाँ पे जो पद दे रखे हैं उनसे रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो खाली जगह दे रखी है, खाली जगह लिखा है ऋतवः भवन्ति, तो ऋतुएं कितनी होती है? 6 ऋतुएं होती है, तो हमने लिख दिया यहाँ पर षड्। मासाः भवन्ति, मास कितने होते हैं? महीने कितने होते हैं? 12, तो 12, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 12। फिर एकस्मिन् मासे खाली जगह अथवा खाली जगह दिवसा भवन्ति, एक महीने में खाली जगह या खाली जगह दिन होते हैं, तो या तो 30 होते हैं तो 63, या 31 होते हैं तो 163, तो यहाँ पे लिखेंगे 30 या 31। फिर लिखा हुआ है फरवरी मासे सामान्यतः खाली जगह दिनानि भवन्ति, तो फरवरी 4 साल में तो एक बार 29 की आती है, बाकी तो 28 की आती है, तो सामान्यतः 28 दिन होते हैं, तो अष्टाविंशति दिनानि भवन्ति। फिर बाद में अंग है मम शरीरे खाली जगह हस्तोस्त, तो यहाँ पर ऑलरेडी देखो हस्ता और हस्ता लिखा हुआ द्विवचन, तो इसका मतलब 2, तो मेरे शरीर में 2 हाथ हैं, तो हम ऐसे लिखेंगे। अब सवाल से अलग यहाँ पर ध्यातव्य एक अलग से लिखा हुआ है। इसमें आप देखिए हम लोग भारतीय लोग हैं, और भारतीय महीने जो है हम लोगों को, कई बच्चों को याद नहीं होते, जबकि हम भारत के हैं और भारतीय चीज़ें हमको याद नहीं है। तो इस चीज़ को सिखाने के लिए वापस आपको यहाँ पर ध्यातव्य में यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, उसका आप ध्यान से देखिए। यहाँ लिखा हुआ है भारतीय समय अनुसार मासा नाम ऋतु नाम च नामानी, यानी भारतीय समय के अनुसार मास और ऋतु जो है उनके नाम लिखे हुए हैं, तो वो हम देखते हैं। तो देखो सबसे पहले है चैत्र और वैशाख। ये पहले तो हम भारतीय महीने देख लेते हैं।
भारतीय महीने देखिए चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, फिर आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। तो ये है। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि ऋतुएं किस मास के अंदर कौन सी ऋतु होती है। 6 ऋतुओं का नाम बताया था ना, अभी आया था कि 6 ऋतु होती है। तो 6 ऋतुएं कौन सी होती है और मतलब कब कब आती है। तो चैत्र और वैशाख जो महीना होता है उसमें वसंत ऋतु आती है। और आपको पता है वसंत पंचमी भी हम मनाते हैं चैत्र महीने के अंदर, ठीक है। तो वसंत ऋतु हो गई चैत्र और वैशाख मास में। इस वक्त लगभग गर्मी भी नहीं होती ज़्यादा और ज़्यादा सर्दी भी नहीं होती है। वसंत ऋतु काफ़ी, और ये सबसे इसको ऋतुओं का राजा कहा जाता है। मतलब वसंत ऋतु ऋतुओं का राजा कहा जाता है इसको। कारण ये है कि इस वक्त ना तो ज़्यादा तेज़ सर्दी और ना ही ज़्यादा तेज़ गर्मी होती है। एक ऐसा मौसम होता है जिसमें हम ये भी नहीं कह सकते कि गर्मी पड़ रही है या ये भी नहीं कह सकते कि सर्दी पड़ रही है। ऐसा अच्छा मौसम होता है और धीरे धीरे हवाएं चलती है, तो काफ़ी मतलब अच्छा मौसम होता है ये। फिर देखिए तीसरा ज्येष्ठ और आषाढ़, इसको बोलते हैं ग्रीष्म। और ज्येष्ठ और आषाढ़ महीने के अंदर बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है। आपने देखा भी होगा ज्येष्ठ महीने में लोग बोलते हैं जेठ महीने में बहुत ही गर्मी पड़ती है। तो ये ग्रीष्म ऋतु वाले महीने होते हैं ज्येष्ठ और आषाढ़। फिर है श्रावण और भाद्रपद। तो श्रावण और भाद्रपद जो होते हैं ये होते हैं वर्षा ऋतु। यहाँ पर स्पेशली बहुत ज़्यादा बारिश होती है श्रावण और भाद्रपद में। अभी श्रावण महीने ही चल रहा है और भाद्रपद महीना आने वाला है, तो देखिएगा कितनी बारिश होती है। फिर है 7वां और 8वां आश्विन और कार्तिक, इसको शरद कहते हैं। शरद, वैसे तो सर्दी अभी आश्विन और कार्तिक पे तीन ही पड़ती है, लेकिन पुराने ज़माने के हिसाब से उस वक्त बहुत सर्दी पड़ती थी इस समय, तो शरद ऋतु। फिर मार्गशीर्ष और पौष, तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सर्दी पड़ती है इन दोनों महीने के अंदर, ठीक है, जिसको हेमंत ऋतु कहते हैं। इसमें हेमंत ऋतु होती है और हेमंत ऋतु के अंदर बहुत ही सर्दी पड़ती है। फिर देखिए 11वां और 12वां माघ और फाल्गुन, इसको बोलते हैं शिशिर ऋतु। यहाँ पर सर्दी का प्रकोप थोड़ा कम होता है और धीरे धीरे गर्मी आने लग जाती है। तो ये 6 ऋतुएं हैं। 6 ऋतुओं के नाम है वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। ये 6 ऋतुएं कौन कौन से महीने में आती है यहाँ पर लिखा गया था। आपको ये प्रश्न भी करना है, जैसे यहाँ पर उतार रखा है ऐसे करना आपको। तो बच्चों हमने आपके तीसरे पार्ट के सवाल पूरे कर दिए हैं। आप लोगों को यह अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारना है